हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का एक और ट्यूटोरियल। तो आज के ट्यूटोरियल का हमारा जो टॉपिक है वो है असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, यानी कि एक वेरिएबल जो हम सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते वक्त जो यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करने से पहले हम उसे डिक्लेयर करते हैं। और डिक्लेयर करने के बाद यदि हम चाहते हैं कि भी उसमें कोई वैल्यू हम पास करें, हम उसको कोई वैल्यू स्टोर करवाएं उस पर्टिकुलर नेम लोकेशन में, तो उसके लिए हमें उसकी असाइनिंग प्रोसेस काम में लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स में वैल्यूज हम वेरिएबल को कैसे असाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि वी कैन असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल टू जिसको हम कहते हैं जनरली एज फॉलोज। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा असाइनिंग स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है टू वैल्यू, असाइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल, वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल का नाम आएगा, उसके बाद हम यहाँ इक्वल टू सिंबल यूज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ कांस्टेंट जो भी वैल्यू हम वेरिएबल को पास करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन इंडिकेट करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, एक तो इनिशियल वैल्यू और एक है फाइनल वैल्यू। अब यदि हम इस इनिशियल वैल्यू की बात करें तो आप देखेंगे कि इनिशियल वैल्यू को एक वैल्यू यहाँ ऑलरेडी हमने एग्जांपल के तौर पे दी हुई है, जिसको हमने बोला ज़ीरो। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इनिशियल इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई वेरिएबल यूज़ किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो सेल्स होते हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन एलोकेट हो जाती है उस नाम से, जो नाम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब वो जो लोकेशन है वो ब्लैंक रहेगी अनटिल हम उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देते। तो अगर मैंने यहाँ जैसे इनिशियल वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, तो ये ज़ीरो उस पर्टिकुलर नेमिंग लोकेशन पे चली जाएगी जिसका नाम है इनिशियल वैल्यू इन कंप्यूटर मेमोरी। सिमिलरली अगर हम फाइनल वैल्यू की बात करें तो फाइनल वैल्यू वाला स्टेटमेंट, जब यहाँ ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो अभी इसकी जो मेमोरी सेल में जो लोकेशन है वो ब्लैंक रही होगी। और जैसे ही हमने फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 100 यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करवाया किसी भी प्रोग्राम के पार्ट के तौर पे, तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू की जो स्टोरेज है वहाँ पर अब 100 चला जाएगा, यानी कि फाइनल वैल्यू में अब 100 यहाँ पर कॉपी हो गया। इसी तरह यदि हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, यहाँ लिखा है, यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है बैलेंस, जिसका डेटा टाइप है फ्लोट। तो फ्लोट टाइप का जो ये वेरिएबल है बैलेंस, इसको जो वैल्यू असाइन की गई है वो आप देख रहे हैं 75.84। इसका मतलब ये हो गया कि जो बैलेंस है उसका जो हम फर्दर यदि यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो बैलेंस की जगह पर हम 75.84 यूज़ कर सकते हैं हमारी कैलकुलेशन में। तो अल्टीमेटली यदि अपन बात करें तो असाइनमेंट ऑफ द वेरिएबल्स या असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स का मतलब यही हो गया कि हम जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको कोई ना कोई वैल्यू हमें पास करनी होती है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आर रिक्वायरमेंट इन द प्रोग्रामिंग। और उस पर्पज़ के लिए हम या तो उसको इक्वल टू लगा करके जो वैल्यू पास करते हैं वो करना कहलाता है असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स। अब जब वैल्यूज़ हम असाइन करते हैं तो ये जैसा कि यहाँ पर तो हमने वन बाय वन एक दूसरे के नीचे लाइन में लिया, अगर हम एक लाइन में करना चाहें तो हम वो भी असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़, जैसा कि आप देख रहे हैं इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 100। इसके अलावा अगर हम यहाँ एक एग्जांपल और डिस्कस करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईयर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, यानी कि INT। और इस सेम वेरिएबल की वैल्यू में हमने पहले तो प्लस किया 1, यानी कि ईयर प्लस 1, और फिर जो भी आंसर आएगा ईयर प्लस 1 का वो हमने वापस से ईयर में ही पास कर दिया। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो इक्वल टू ऑपरेटर है बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे हम यूज़ करते हैं, और इस इक्वल टू ऑपरेटर के जो राइट साइड वैल्यू होती है वो राइट साइड वैल्यू पास की जाती है इसके लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को, यानी कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी आर गोइंग टू असाइन द पर्टिकुलर कांस्टेंट टू अ वेरिएबल। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईयर प्लस 1 वाला जो ये स्टेटमेंट है, ईयर प्लस 1, आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो ईयर वेरिएबल को ही पास कर दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ, जो ब्लू बॉक्स में आप देख रहे हैं कि ओल्ड वैल्यू ऑफ द ईयर
+1 इज असाइन टू द न्यू वैल्यू ऑफ ईयर, मतलब जो ईयर वेरिएबल है उसकी जो ओल्ड वैल्यू है उसमें 1 प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आया वो वापस से ईयर को ही पास कर दिया गया है, असाइन कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग असाइनमेंट ऑपरेशन C language converts the type of value on the right hand side to the type on the left। इसका मतलब हुआ कि यदि हम जब असाइनमेंट करने के लिए जाते हैं तो जिस टाइप का वेरिएबल होता है उस टाइप की वैल्यू ही इक्वल टू के राइट साइड में होनी चाहिए। इसका मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यदि वेरिएबल नेम का जो भी टाइप है उस टाइप के अकॉर्डिंग ही कांस्टेंट भी होना चाहिए, यानी कि इक्वल टू के राइट साइड की जो वैल्यू हम लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन करने जा रहे हैं तो दोनों में टाइप मैचिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर लेफ्ट साइड में इंटीजर वेरिएबल है तो राइट साइड में भी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अगर इक्वल टू के लेफ्ट में फ्लोट वाला वेरिएबल यूज़ किया गया है तो इक्वल टू के राइट साइड में भी फ्लोट वाली वैल्यू ही होनी चाहिए। और ये काम करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर सोचने वाली है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू असाइन द वेरिएबल अ वैल्यू एट द टाइम व्हेन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। यानी कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त भी हम उसको असाइन कर सकते हैं कोई ना कोई वैल्यू, और उस प्रोसेस को कहा जाता है बेसिकली वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो सिंटेक्स है वो आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले डेटा टाइप आता है, फिर वेरिएबल का नाम जो कि हम जनरली वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको करने के बाद इक्वल टू लगा करके जो कांस्टेंट है, जो कि मिनिमम वैल्यू हम जो भी मतलब वैल्यू हम पास करना चाहते हैं पर्टिकुलर वेरिएबल में, वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, इक्वल टू और कांस्टेंट, इसी सिंटेक्स को अगर फॉलो करते हुए हम चलें तो पिछला जो हमने असाइनमेंट वाला एग्जांपल देखा था, अब उसी को आप यहाँ पर एक दूसरे तौर पे देखेंगे, इनिशियलाइजेशन के तौर पे। जैसा कि इंटीजर पहले डिक्लेयर किया गया आई एन टी की मदद से, फिर इनिशियल वैल्यू हमने यूज़ किया यानी कि डिक्लेयर किया, फिर उसको 0 पास किया इक्वल टू लगा करके, फिर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट हमने यूज़ करी और फाइनल वैल्यू को भी साथ ही लेकर के इक्वल टू 100 यहाँ पर पास कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। सिमिलरली हमने पहले यहाँ सेकंड लाइन में बैलेंस को डिक्लेयर किया हुआ है जो कि फ्लोट टाइप का है, तो इसके इक्वल टू लगा करके सेम टाइप की वैल्यू ही हमने यहाँ इसको असाइन कर दी। सिमिलरली यस जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था कैरेक्टर टाइप का, उसी को एक वैल्यू हमने कैरेक्टर के तौर पे पास कर दी है इक्वल टू लगा करके। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसी वक्त हम जब उसको वैल्यूज़ कोई ना कोई असाइन करते हैं तो ये काम जो हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और जब हम पिछली स्लाइड में देखें जहाँ पर हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाकर के वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, तो ये असाइनमेंट दो स्टेटमेंट्स में किया जाता है। और जब हम इनिशियलाइजेशन की बात करें तो ये भी एक असाइनमेंट ही है, लेकिन ये एक ही स्टेटमेंट में दोनों काम कर लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है डिफाइनिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट की यदि अपन बात करें तो हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कभी चेंज नहीं कर सकते हम, और इसीलिए उनको कांस्टेंट कहा जाता है। अब जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि वी ऑफन यूज सर्टेन यूनिक कांस्टेंट्स व्हेन डूइंग प्रोग्रामिंग, दीज कांस्टेंट्स में अपीयर रिपीटेडली इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन द प्रोग्राम। जैसा कि आप लाइन को पढ़ने से समझ में आया होगा कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे यूनिक कॉन्स्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो वहाँ पर हो सकता है कि मोर देन वन प्लेसेस पर बार बार हम उसको यूज़ में भी ले पाएँ। अब अगर हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो वन एग्जांपल ऑफ सच अ कांस्टेंट इज 3.142, यानी कि जो कि एक वैल्यू है मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई की। और अगर हम इसका ही कांस्टेंट का दूसरा एग्जांपल लें तो अनदर एग्जांपल इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 50, whose marksheets आर एनालाइज्ड बाय द टेस्ट एनालिसिस प्रोग्राम। मतलब ये हुआ इस दोनों लाइन का कि जब हम कॉन्स्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज दैट हमें 3.142 की रिक्वायरमेंट है, तो इस कॉन्स्टेंट को मैथमेटिकल नोटेशंस में पाई के लिए जाना जाता है। और दूसरी बात, अगर हम किसी मार्कशीट एनालिसिस के तौर पे बात करें तो वहाँ पर
एक कांस्टेंट हम जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 को दिखाया गया है, हो सकता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जाए। तो जब हम इस टाइप के कांस्टेंट्स हमारे प्रोग्रामिंग में काम में लेते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम इन मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम, और सेकंड है प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ, जब हम मॉडिफिकेशन के लिए बात करें तो हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा मॉडिफाइबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है कि वी मे लाइक टू चेंज द वैल्यू ऑफ पाई फ्रॉम 3.142 टू 3.14159 टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो पाई की जो वैल्यू है जनरली 3.142 यूज़ की जाती है, पर अगर हम उसको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अगर उसको फर्दर भी हम यूज़ करना चाहते हैं लाइक 3.14159, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले 3.142 को रिप्लेस करना पड़ेगा 3.14159 पे। अब रिप्लेस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो वी विल हैव टू सर्च थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड एक्सप्लिसिटली चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट व्हेनेवर इट हैज़ बीन यूज्ड। यानी कि ये हुआ इसका मतलब कि यदि हमने पाई को हमारे प्रोग्राम में काफ़ी सारे प्लेसेस पे यूज़ किया है तो हमें हर एक प्लेस पे जाकर के मैन्युअली उसको चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम 3.142 से लेकर के 3.14159 की वैल्यू को। अब ये करने के लिए जो हमें थोड़ा सा टाइम है वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट डिफाइन करके, और इजीली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम हम कोड करने जा रहे हैं वहाँ पर पर्टिकुलर कांस्टेंट को यदि हम कोई सूटेबल नाम देंगे तो प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग जो है, रीडेबिलिटी जो है, वो भी काफ़ी इंप्रूव होगी। जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं, व्हेन द न्यूमेरिक वैल्यू अपीयर्स इन द प्रोग्राम its use is not always clear when the same value means different things in the different place। मतलब कि कोई भी नंबर अगर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कांस्टेंट तो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे उसका कोई ना कोई अलग अलग मीनिंग हो। जैसा कि अगर हम 50 की बात करें तो 50 में मीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट वन प्लेस एंड पासिंग मार्क्स एट अनदर प्लेस। और ये सही भी है कि क्योंकि 50 एक नंबर के तौर पे हम यूज़ करते हैं, और 50 हो सकता है कि किसी रेफरेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाए, तो हो सकता है कि किसी रेफरेंस में वो पासिंग मार्क्स के तौर पे भी यूज़ किया जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें कांस्टेंट भी डिफाइन करने चाहिए, ना कि कांस्टेंट को डायरेक्टली हमें यूज़ करना चाहिए। अब ये पिछला जो स्लाइड था वो था कांस्टेंट जब हम डिफाइन करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, लेकिन डिफाइनिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट यानी कि करना कैसे है वो अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें हैश सिंबल लगाना है, उसके बाद हमें डिफाइन कीवर्ड यूज़ में लेना है, उसके बाद हमें सिंबॉलिक जो कांस्टेंट है उसका नाम जो भी हम देना चाहते हैं वो हमें यूज़ में लेना है, और फिर जो भी हम कांस्टेंट की वैल्यू है वो यूज़ करना चाहते हैं वो मेंशन करेंगे, और फिर सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये इसका एक सिंटेक्स है। और अगर सिंटेक्स के बाद हम एग्जांपल बात करें, वैलिड एग्जांपल, तो देख सकते हैं कि पहले हैश आ गया, फिर डिफाइन कीवर्ड यहाँ पर हमने लिया, फिर स्ट्रेंथ जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है एक सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम हो गया, और उसको फिर हमने 100 यहाँ पर उसको वैल्यू पास कर दी। सिमिलरली अगर देखें दूसरा वाला एग्जांपल, तो हैश डिफाइन पास अंडरस्कोर मार्क्स, और फिर हमने उसको 50 दिया। फिर हैश डिफाइन हमने उसको मैक्स दिया, और फिर हमने उसको दिया 200। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ वैलिड एग्जांपल्स दिए हैं, और ये जितने भी सिंबॉलिक नेम्स हैं हम बेसिकली उनको बोलते हैं कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स। अब बात क्या आती है कि जो ये हमने कांस्टेंट्स डिफाइन किए, इनकी प्लेसिंग कहाँ होगी। तो इनकी जो प्लेसिंग की अगर अपन बात करें, तो these symbolic names can be assigned constant value at the beginning of the program। beginning of the program का मतलब हो गया कि जब हम प्रोग्राम को कोड करने जा रहे हैं तो void main हमें यूज़ करने की कोशिश, void main हम हमारे प्रोग्राम में देते हैं, तो void main से जस्ट ऊपर वाली लाइन पर जो कि डेफिनेशन सेक्शन होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का, वहाँ पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। और यदि हम कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने के बाद अगर एक और आगे वाले टॉपिक पे बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि एक वेरिएबल को कैसे हम एज अ कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट के तौर पे डिफाइन करें तो हमें यूज़ में लेना पड़ेगा क्वालिफायर, जिसको बोला जाता है CONST यानी कि कॉन्स्ट।
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया गया है इंटीजर टाइप का क्लास साइज, और उसकी एक वैल्यू है 40। हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू बाद में प्रोग्राम में कोई चेंज इसमें चेंज ना कर पाए कंपाइलर, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड यानी कि क्वालिफायर जो है वो लगा देना पड़ेगा कॉन्स्ट जस्ट इससे पहले डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में ही, जिससे क्या होगा कि कॉन्स्ट जो डेटा टाइप क्वालिफायर है which tells the compiler that the value of the int variable class size must not be modified by the program in the assignment statement। यहाँ पर असाइनमेंट स्टेटमेंट अगर हम करते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ एक किया हुआ है कि क्लास साइज इक्वल टू 40, अब क्लास साइज की वैल्यू यहाँ पर 40 हो गई है, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से हमने ये काम किया। और हम ये चाहते हैं कि भाई अब ये वैल्यू आगे चेंज ना कर पाए कंपाइलर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्स्ट कीवर्ड से यूज में लेना पड़ेगा जब हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड बेसिकली क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो सिंबॉलिक कांस्टेंट हमने डिफाइन किए वो बेसिकली क्या थे, जस्ट एक कांस्टेंट आइडेंटिफायर थे, बट वो वेरिएबल्स नहीं थे, इस वजह से हम उनको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में काम में नहीं लेते। तो जनरली जब सिंबॉलिक कांस्टेंट की बात की जाती है तो ये वॉइड मैन से बिगिनिंग वॉइड मैन से पहले यूज़ किए जाते हैं, और जहाँ पर हम उनको डेफिनेशन सेक्शन बोलते हैं। और जब हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ में लेना पड़ेगा। और कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करेगा, असाइनमेंट स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू हमने उसको एक बार दे दी उसको वो एज ए कांस्टेंट यूज करेगा, और फर्दर कंपाइलर आगे उसको चेंज नहीं कर सकता। अब ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये इसका एक एग्जांपल है यूजिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हैश डिफाइन और एक पाई यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और 3.14159 हमने एक इसको वैल्यू दी। अब क्योंकि ये जो पाई है हमने यूज़ किया है, ये डिक्लेयर किया है डेफिनेशन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम में, तो जहाँ कहीं भी हमें वॉइड मेन में इस कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट आएगी वहाँ पर हमने पाई सिंबल यूज़ किया है, ना कि कोई वैल्यू हमने यूज़ करी है। तो अगर हमें कोई चेंजेस करना भी होगा तो हम सिंपल से इस सर्कुलर पोर्शन पे जाकर इसके वैल्यू को चेंज कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू जहाँ पर भी पाई वर्ड यूज़ किया गया है वहाँ पर इसकी अपडेटेड वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल में पाई का यूज़ किया हुआ है एज ए सिंबॉलिक कांस्टेंट। और इसी के साथ हमारा जो ये फंडामेंटल ऑफ सी में डिफाइनिंग कांस्टेंट, असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल और डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, ये 3 टॉपिक हमने कवर किए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।